नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना की कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। अब अगले आदेश तक ये अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं करेंगे। इसी के साथ 19 निजी अस्पतालों को 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया है। वहीं 82 निजी अस्पतालों के 60% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा गया है। इसके अलावा 101 अस्पतालों को 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गिरफ्त से भागे एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से शराब की कई बोतलें मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने उसके ड्राइवर से पूछताछ शुरू की, वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर क्या था, एक पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर के बाद उस पुलिस वाले ने आरोपी को दबोच लिया, फिर अपने साथी के साथ उसे घटना वाली जगह पर ले आया। इसके बाद उसे पीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया गया। कार में करीब 25 पेटी शराब बरामद हुई थी। 2 लोग उसमें पकड़े गए थे। आरोप है कि इससे पहले भी इस गाड़ी में अवैध ढंग से शराब की ढुलाई हुई थी, जिसका पता पुलिस को चल गया था। और मुझे आज पता चला कि जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो गाते बहुत अच्छा हैं। कैसा गाते हैं साहब? आप तो सुना बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं सोचता हूं पहले आपसे सुन लिया जाए। तो आजकल तो मंच पे भी आप लोग गा ही रहे होंगे, तो सुना दीजिए साहब 2 लाइन, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं। मुझे आज किसी ने कहा कि टीएमसी के प्रवक्ता बहुत अच्छा गाते हैं, तो हो सकता है भाई राजू मिस्ता साहब भी गाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ये भजन हम लोग सभी गाएंगे। अच्छा, भजन गा रहे हैं? क्या बात है, कोई चंडी पाठ कर रहा है, कोई भजन गा रहा है। जबरदस्त है भाई जी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बंगाल में आज तो बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर समेत 3 रैलियां करेंगे। इसके साथ ही वो उत्तर 24 परगना के वरानगर और दमदम में 2 नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। बीजेपी ने बंगाल में अगले 4 चरण के चुनावों के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें ग्रेटर कोलकाता इलाके के आसपास की करीब 40 सीटों को ध्यान में रखा गया है, जहां 2000 के करीब नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रैलियां करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दर्न आयरलैंड में ब्रेक्जिट पर मचे बवाल ने यहां के 2 धड़ों के बीच सांप्रदायिक दंगों की ऐसी शक्ल ले ली, उनके बीच पुलिस पिस रही है। वहां राजधानी बेलफास्ट में 29 मार्च को हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक करीब 90 पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। और सामने आई तस्वीरों में एक बार फिर पुलिस प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नजर आई। हाल ये दिखा कि दंगा फसाद करने वालों ने सूरज ढलने का भी इंतजार नहीं किया और दिन दहाड़े पुलिस की आंखों में आंखें डालकर सरेआम उस पर हमला करते दिखे। बीच सड़क पर पुलिस पर पत्थरों की बरसात की गई, उस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। फिर जब पुलिस खोजी कुत्ते लेकर दौड़ी, तब प्रदर्शनकारी थोड़ा भागे जरूर, लेकिन फिर लौट आए। अंधेरा होते ही उनके हथियार भी बदल गए। उन्होंने पुलिस पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। सड़कों पर आगजनी भी की गई। वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब दफ्तरों में भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया। इंडियन ऑयल के दफ्तर में तो वैक्सीन लगवाने के लिए कई कर्मचारी लाइन में बैठे नजर आए। इससे पहले सरकारी और निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की सुविधा थी। हम मौजूद हैं इंडियन ऑयल के दफ्तर में और यहाँ पर कतार लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। दफ्तर में टीका लगवाने के बाद लोगों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। बड़े आराम से उन्होंने लगा दिया एंड मतलब मुझे लग रहा है इट वाज मतलब माय गुड डिसीजन। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की कोशिश की जाएगी। सभी को हमने ये न्योता भेजी है और उनमें जो 45 साल से ऊपर वाले जो हैवी है उन सबको कहा जा रहा है। आज पहला दिन है।
अमरनाथ यात्रा के लिए अब 15 अप्रैल से ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में बैंकों में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इसमें एक और कार नजर आई। एनआईए को शक है कि इसी कार से सचिन वाजे घटना वाली जगह पर गया था। एनआईए अब इस कार के ड्राइवर की तलाश कर रही है। दिल्ली के समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन को बढ़ती भीड़ की वजह से कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। वहां भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि इस स्टेशन से यात्रियों के बाहर निकलने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। महाराष्ट्र के जलगांव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। वहां इस्तेमाल किए गए मास्क को रुई की जगह गद्दों में भरकर बेचा जा रहा था। बताया गया कि एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए मास्क जमा किए जाते थे। इसके बाद उन मास्क को रुई की जगह गद्दों में भरा जाता था और फिर बाजार में बेच दिया जाता था। पुलिस को जैसे ही इस गोरख धंधे की खबर मिली, उन्होंने फैक्ट्री पर छापा मारा और केस दर्ज कर लिया। देश में कोरोना के टीके की कमी के आरोपों पर मचे सियासी घमासान के बीच एक और वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हरी झंडी दी थी। यानी भारत को कोरोना से लड़ाई में तीसरा टीका मिल गया है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इस पर अंतिम मोहर लगानी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने से देश में स्पुतनिक वी टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिसके 91% तक असरदार होने का दावा इसे बनाने वाली रूस की कंपनी ने किया है, जिसका भारत में डॉक्टर रेड्डीज के साथ हर साल 10 करोड़ टीके की डोज बनाने का करार है। इस वैक्सीन को भी 2 डोज इसकी भी लगवानी होगी, यानी पहले 2 टीके की तरह इसकी भी 2 डोज ही लगेगी। भारत से पहले 59 देशों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इसकी कीमत देश में क्या होगी अभी ये तय नहीं है। भारत में अभी कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके दोनों खुराक की कीमत 500 रुपए है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये जो दवा है वो मुफ्त दी जा रही है। स्पुतनिक वैक्सीन सरकार ने अप्रूव कर दी है। अगर फाइजर की वैक्सीन उपलब्ध हो पाए तो उसको भी अप्रूवल कर देना चाहिए। लेकिन रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन को देश में मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्पुतनिक वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया। रविशंकर जी, आप बताइए कि आपने कितना कमीशन लिया? बुलंदशहर में बदमाश एक लड़के पर फायरिंग कर फरार हो गए। यूपी के बुलंदशहर में 2 बदमाश सरेआम एक लड़के पर फायरिंग कर फरार हो गए। वहीं हमले में घायल लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गौतम बुद्ध नगर में दुकान पर सामान लेने आई एक महिला की चेन छीन कर 2 बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया, जांच किया, फिर इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली कि ये जो है अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बना रहा है और हमारी टीम ने उस सूचना पर जो है इसे मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश फरार हो गए। वहीं एक बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनके पास से चांदी के आभूषण और जो हथियार ये प्रयुक्त करते हैं, जो कटर यूज करते हैं ताला काटने के लिए, तमंचा, कारतूस, सब कुछ पुलिस को बरामद हुआ है। यूपी के बरेली में कुछ बदमाशों ने गहनों के कारोबारी को बंधक बनाकर 40,000 की नकदी और लाखों के गहने लूट लिए। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में बदमाश वारदात को अंजाम देकर भागते नजर आए। इनका तहरीर जैसे हमें प्राप्त हो जाएगी, तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे के बाद कार में जलकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लिबाक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया कि आखिर हाफिज साद हुसैन रिजवी को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद तहरीके लिबाक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लाहौर की सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए समर्थक रास्ता जाम कर नारेबाजी करने लगे।
बच्चे बूढ़े जिसे भी इस कार्रवाई की भनक लगी वो जुलूस में शामिल हो गए और अपने नेता की रिहाई की मांग करने लगे। प्रदर्शन की वजह से कई गाड़ियां जाम में फंस गई। इस दौरान वीडियो जारी कर लोगों को भड़काने की कोशिश भी की गई। मैं इतना देना चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ हैं वहीं पर आप बाहर निकल आए, रोडों पर आ जाएं। इससे पहले लाहौर की पुलिस हाफिज साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले जाती दिखाई दी। अमेरिका की विस्कॉन्सिन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक स्कूल में एक पेड़ पर आसमान से बिजली गिरती दिखाई थी। इस वीडियो को वहां के मौसम विभाग ने जारी किया, जिसमें स्कूल में खड़े पेड़ पर अचानक आसमान से बिजली गिरती नजर आई। बिजली कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पेड़ को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इसके बाद वो पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गया। कुदरत के इस प्रकोप को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टल गई। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया। अब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम जून के आखिर में होंगे। 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं मई में हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का फिर से ऐलान किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार कोरोना की वजह से महाराष्ट्र लोक सेवा की परीक्षा भी टाल चुकी है। जिथंही बोर्ड आहेत त्या बोर्डांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा। इजराइल में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और राजधानी यरूशलेम के रास्तों से गुजरते हुए उन्होंने खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए वहां के कई रास्तों से गुजरे और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी नजर आए। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सीरिया की सरकार से लड़ने के लिए वहां तुर्की के समर्थन वाली सीरियन नेशनल आर्मी ने कमर कस ली है। न्यूज 18 2016 से तुर्की और उसके समर्थन वाले विद्रोही गुटों से सीरिया के कुछ उत्तरी इलाकों में कब्जा जमाया हुआ है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए सीरिया की सरकार के विद्रोही दिन रात ट्रेनिंग ले रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में महज 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर नौसिखिए भी ऐसे माहिर नजर आए कि मुश्किल से मुश्किल स्टंट भी बिना थके बिना रुके करते दिखे। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच विद्रोही अपना दमखम दिखाते नजर आए। विद्रोहियों का ये नया दस्ता सीरियन नेशनल आर्मी की ब्रिगेड में शामिल होगा और सीरिया की सरकार और उसका साथ दे रही रूस की सेना से लोहा लेगा। अनुसूचित जाति पर टीएमसी उम्मीदवार के दिए विवादास्पद बयान पर पीएम ने ममता बनर्जी को घेरा। अनुसूचित जाति के लोगों पर सुजाता मंडल का बयान टीएमसी पर भारी पड़ता दिखने लगा। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने न्यूज 18 से बात करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को स्वभाव से भिखारी कहा था। মানে একটা কথাই থাকে না, কেউ থাকে স্বভাবে ভিখারি আর কেউ অভাবে ভিখারি। तो এখানকার শিডিউল কাস্টগুলো হচ্ছে স্বভাবে ভিখারি। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं का एक दल अनुसूचित जाति आयोग के पास टीएमसी की शिकायत लेकर पहुंच गया। बीजेपी ने केवल टीएमसी उम्मीदवार नहीं बल्कि टीएमसी के खिलाफ भी आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की मांग कर दी। दूसरी तरफ टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोल दिया। वर्धमान में हुई एक रैली में उन्होंने इसी बयान के बहाने टीएमसी को घेरा। अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे, भिखारी। यूपी के विंध्यवासिनी मंदिर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई। इसके बिना कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएगा। यही नहीं, अब एक बार में 5 भक्त ही एक साथ दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर में दर्शनों का समय सुबह 6 से रात 9 बजे तक कर दिया गया। वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे तभी यहाँ दर्शन किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपने अधिकारी रियाज काजी को सस्पेंड कर दिया। एनआईए ने संदिग्ध कार मामले में रियाज को एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। रियाज और सचिन वाजे दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और पिछले काफी समय से रियाज भी कार मामले में एनआईए के रडार पर था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में साड़ी उद्योग से जुड़े कई लोग टीएमसी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज दिखे। नेता इनके यहाँ पहुँचते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। तात की साड़ियाँ बनाने वाले इन लोगों से उनके हालात सुधारने का वादा किया गया था, लेकिन आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार के किसी नुमाइंदे ने पलट कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। कोई मदद नहीं।
कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, कभी इस मशीन में ही आग लग जाए, तो उसे वो बेकार। लखनऊ में कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी ने चुनौती और बढ़ा दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में तो मरीजों की काफी भीड़ दिखी। बताया क्या, कुछ मरीज तो वहाँ 3-4 दिनों से बेड खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, बेड मिल ही नहीं रहा है। मेरी अम्मी की तो बहुत ज्यादा ही हालत सीरियस है, लेकिन ये लोग अंदर ले ही नहीं रहे। वहीं अस्पताल के निदेशक ने बेड की कमी की दिक्कत तो मानी, लेकिन इस पर काम करने का भरोसा भी दिया। बेड की दिक्कत आ रही है, लेकिन बेड की क्षमता सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र में जल्द ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष से भी सहयोग करने की अपील की। आम जनता जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बचा है? कि अगर कोई दूसरा विकल्प होगा तो हमारे यहाँ के जो अपोजिशन है उसने बताना चाहिए कि ये विकल्प है, कि लॉकडाउन का ही विकल्प है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के एक वायरल विज्ञापन को मुंबई और सूरत ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता का हथियार बना लिया। एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप की नई ऐड में राहुल द्रविड़ अपनी शांत छवि से अलग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और इसी वजह से राहुल द्रविड़ को अनदेखे अवतार में देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक ऐड में राहुल द्रविड़ सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लोगों से लड़ते हुए दिखे हैं। It's like saying Rahul Dravid has anger issues. Hey! That doesn't mean you can overtake. Come man, come, you come. बस राहुल द्रविड़ के इसी डायलॉग को मुंबई पुलिस ने लपक लिया। उसने कोरोना काल में मास्क की अहमियत समझाने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राहुल द्रविड़ का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि वायरस को आपके करीब आता देख मास्क भी कुछ यही कहता है कि आजा तेरी खैर नहीं। इंदिरानगर का गुंडा हूँ मैं। ये विज्ञापन इतना वायरल हो रहा है कि सूरत ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐड के स्क्रीन ग्रैब के साथ लिखा कि रोड इंदिरानगर की हो या सूरत की, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐतिहासिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 दमकल कर्मी घायल हो गए, जबकि एक लापता बताया गया। हालांकि आग कैसे भड़की, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग ने जल्दी ही फैक्ट्री को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में आग की भीषण लपटें इमारत को घेरे नजर आई। आग फैक्ट्री की बहुमंजिला इमारत की खिड़कियों से निकलती दिखी। आसमान से ली गई तस्वीरों में भी आग का यही खौफनाक रूप दिखाई दिया। वहां से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के इलाके को ढक दिया। लपटें और उससे निकलने वाले धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि उसे काफी दूर से देखा जा सकता था। भीषण आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल कर्मी लपटों से जूझते नजर आए, लेकिन आग पर उनकी किसी कोशिश का असर होता नहीं दिखा। नेवा नदी के किनारे बनी ये फैक्ट्री साल 1841 में लगाई गई थी, जिसमें कपड़ा बनाया जाता था। कोडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चिनाब नदी में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ये बस किश्तवाड़ से डोडा जा रही थी। तभी वो बेकाबू होकर नदी में गिर गई। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग उस बस की छत पर खड़े दिखे, जबकि कुछ लोग पानी में कूदकर किनारे की तरफ तैरकर निकल गए। हादसे के तुरंत बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद कई लोग इस घटना में घायल हुए लोगों की मदद में जुट गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी हादसे वाली जगह पहुँच गयी और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल भिजवाना शुरू कर दिया। वहाँ पे रेस्क्यू टीम बैठी हुई है, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं खुद। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद लापता लोगों को ढूंढने के काम में सेना के जवानों को भी उतार दिया गया। प्रधानमंत्री के काफिले के बीच से एम्बुलेंस को जगह दी गई। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के काफिले के बीच से 2 एम्बुलेंस को निकलने की जगह दी गई। सूरत में कोरोना संकट के बीच फ्री टिफिन सेवा की शुरुआत की गई। वहां कोरोना से जूझ रहे परिवारों को कुछ लोगों ने मिलकर मुफ्त में खाना देने की मुहिम शुरू की। सुशील चंद्र को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वो सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन किए, साथ ही एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। तिरुपति लोकसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। अब हर रोज लोग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह बाहर नहीं घूम पाएंगे। बिहार के कटिहार से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां भीड़ ने 2 महिलाओं की बुरी तरह पिटाई करने के बाद उनके सिर मुंडवाकर गांव में जुलूस निकाला। लोगों ने इन महिलाओं और उनके 2 साथियों पर बकरी चोरी का आरोप लगाया और पुलिस को जानकारी देने की बजाय खुद ही इंसाफ करना शुरू कर दिया।
गांव के लोगों ने दोनों महिलाओं की पिटाई करने के बाद उनके सिर मुंडवा दिए। दोनों महिलाएं छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन लोगों पर उनकी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। यही नहीं, महिलाओं के साथ मौजूद 2 आदमियों को भी सजा दी गई। भीड़ ने दोनों को एक दूसरे की कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। इतना ही नहीं, बीच बीच में भीड़ में शामिल लोग उनकी पिटाई भी करते रहे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। बाद में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करने वाले उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अदालत ने वसीम रिजवी की याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और इस तरह की याचिका दाखिल करने पर वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। रिजवी ने अपनी याचिका में कुरान की 26 आयतों को दूसरे धर्मों के लोगों के साथ हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताया था और इन्हें देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बताते हुए कुरान से हटाने की मांग भी की थी, जिस पर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। वसीम रिजवी को निशाने पर लिया था। अमेरिका की फ्लोरिडा से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां समंदर के ऊपर विशालकाय बवंडर ने लोगों को रोमांच से भर दिया। इस बवंडर को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो समंदर से उठते हुए तट के किनारे तक आता दिखा। आकार में बेहद बड़े उस बवंडर को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो आसमान छू रहा हो। वो बेहद तेजी से समंदर की लहरों के ऊपर से होते हुए किनारे आ पहुंचा। बवंडर की वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसने वहां मौजूद लोगों को रोमांच से भर दिया। Tornado in Panama City Beach. Wow, look at that. Look at that. अमेरिका के मिनेसोटा से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक लड़के की मौत से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि ट्रैफिक सिग्नल पर उस लड़के को पुलिस ने गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सैकड़ों लोगों का हुजूम एक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस छोड़ी, लेकिन गुस्साई भीड़ टस से मस नहीं हुई। लोगों ने वहां जमकर नारेबाजी भी की। इस हादसे के बाद इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोग वहां अगले दिन भी प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। सामने आए वीडियो में मरने वाले लड़के के परिवार ने बताया कि इस घटना से ठीक पहले सब कुछ ठीक था और फिर अचानक उन्हें ये खबर मिली, जिससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये घटना मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में हुई, जहां पिछले साल मई में अफ्रीकी मुल्क के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आग की चपेट में आने से गेहूं की कई बीघे तैयार फसल जलकर राख हो गई। हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और इसकी कटाई का काम भी जारी है। कुरुक्षेत्र में किसानों की कई बीघे की खड़ी फसल लपटों की भीड़ चढ़ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में खेत से भीषण लपटें उठती दिखाई दी। हवाओं की वजह से आग काफी तेजी से फैली और उसने देखते ही देखते एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग को तेजी से फैलता देख डरे किसानों ने किसी तरह ट्रैक्टर की मदद से आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने फसल की जुताई कर दी ताकि आग आगे न बढ़ सके। हालांकि उनकी इस कोशिश का भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जानकारी देने के काफी देर बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता कई बीघे फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। ओडिशा के पार्ला खेमंडू में कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर 4 सिनेमा घरों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। चारों सिनेमा घरों को कोरोना नियम तोड़ने पर सील कर दिया गया, क्योंकि 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म वकील साहब देखने के लिए इन सिनेमा घरों के बाहर भारी भीड़ जुट गई। टिकट काउंटर पर खड़े कई लोगों पर मास्क नहीं लगाने और दूरी नहीं बनाने पर पुलिस वालों ने डंडे बरसाए। डंडे पड़ने शुरू हुए तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर भी पीटा। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद एक सिनेमा घर पर कुछ लोग एक दूसरे के करीब ही खड़े रहे। ऐसे में पुलिस वालों ने डंडे मारकर सबको वहां से भगा दिया। कोविड गाइडलाइन का वो वायलेशन हो रहा है। जगह खाली करवाने के बाद प्रशासन ने चारों सिनेमा घरों को सील कर दिया और उनके मेन गेट पर इसकी जानकारी देने के लिए वहां पर्चे चिपका दिए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और सभी जिलों में टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों को सरकार के कब्जे में लेने की छूट भी दे दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कुछ दिन पहले उन्हें सीने में दिक्कत की वजह से दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति की एम्स में बाईपास सर्जरी हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम 6:30 बजे सभी प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर बात की जाएगी। औद्योगिक उत्पादन पिछले महीने से कम हो गया। फरवरी में आईआईपी दर -3.6% दर्ज की गई, जबकि इससे पहले जनवरी में ये -1.6% थी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अगले 4 दौर के चुनाव प्रचार के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसमें ग्रेटर कोलकाता इलाके के आसपास की करीब 40 सीटों को ध्यान में रखा गया है, जहां 2000 के करीब नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह शाम 7 बजे और 8:15 बजे दमदम और वराहनगर विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पटना के पीएमसीएच पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा। एक मरीज के घर वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उसके रिश्तेदार को जिंदा होते हुए भी मरा घोषित कर दिया। इस बात से पर्दा तब उठा जब घर वालों ने अंतिम संस्कार से पहले शव को देखा। हम लोग चेहरा देखे, बोले कि नहीं मेरा पेशेंट नहीं है, हम एक दिन में चेहरा इतना बदल जाएगा पेशेंट का, मेरा पेशेंट नहीं है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी जाँच के आदेश दे दिए। थोड़ी देर पहले पता चला, तो इस पर हम जाँच कर रहे हैं। अगर जो भी दोषी इसके लिए होगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो के एक नाइट क्लब में वहां की पुलिस ने छापा मारा और पाबंदी के बावजूद पार्टी कर रहे 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। ब्राजील की सरकार ने भी कोरोना की वजह से सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग एक क्लब में पार्टी करते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पार्टी कर रहे लोगों की पुलिस ने पहले तलाशी ली, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें कई लड़कियां भी थी। इसके अलावा जिस क्लब में ये सब चल रहा था उसके मालिक पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। वैक्सीन की कमी के कुछ राज्यों के आरोपों पर घमासान के बीच सोनिया गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया और न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र के बजाय जरूरत को आधार मानते हुए मांग की गई है। साथ ही कोरोना के इलाज में काम आने वाली सभी दवा और उपकरणों पर जीएसटी नहीं लगाने की भी अपील की। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि किसी वैक्सीन को जो पैमाने पर खरी उतर रही हो, उनके इमरजेंसी इस्तेमाल को भी बिना देरी किए मंजूरी मिल जानी चाहिए। यही नहीं, सरकार से गरीबों के खाते में 6000 रुपए तुरंत ट्रांसफर करने की भी मांग की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रवासी मजदूरों की घर लौटने की संख्या में तेजी आई है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर भी अपने घर लौटने के लिए जुटे प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ दिखी। रमजान को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को नाइट कर्फ्यू के समय प्रार्थना और धार्मिक काम करने के लिए लोगों को सुविधा मुहैया करवाने का आदेश दिया है। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के समय पैर में गोली लगने से घायल हुए गो तस्कर को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में रखा गया है। उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में उसके गोली लगी है, वो घायल हुआ है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। अब अगले आदेश तक ये अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गांव आग की लपटों में घिर गया, जिसमें 2 बच्चों को झुलस के उनकी मौत हुई। ये आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने पलक झपकते ही पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मकानों के अंदर से आग की तरह देने वाली लपटें निकलने लगी। इतना ही नहीं, गांव में रखी तैयार फसलें इसकी चपेट में आ गई। उस गांव का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां आग न धधक रही हो। विनाशकारी लपटों से निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया, जिसे देख वहां के लोग खौफ से भर गए। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए घरों से दौड़ पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। चाची बाहर आजा भागियो भागियो। इस हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। आग में सब कुछ गवा चुका एक परिवार फूट फूट कर रोने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी घटना वाली जगह पहुंची और आफत में फंसे लोगों की मदद में जुट गई। जारी की गई है रमजान के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि भीड़ में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ 5 से ज्यादा लोगों पर भी रोक लगाई गई है। तो रमजान जिसकी शुरुआत कल से हो रही है और इसको लेकर की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब भीड़ में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और 5 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।
अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा है और ऐसे में मस्जिद में नमाज पढ़ना हो या खुले स्थान पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना हो, दोनों पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी साफ है कि लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ें। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज इसमें कहा गया है कि शहरी जो रमजान के समय में रात में होता है वो उसके लिए भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, बाजारों में भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से रात में लोग रमजान के महीने में घूमते टहलते नजर आते हैं, ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन को इस पूरे बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मार्केट में, बाजारों में जो भीड़ दिखाई पड़ती है वैसी भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। और मार्केट फिलहाल जो तयशुदा कार्यक्रम है, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में जो सुबह धारा 144 और रात में कर्फ्यू है, उस तरीके से जो मार्केट खुल रहा है वहां पर इंश्योर करें कि भीड़ इकट्ठा ना हो और उसी तरीके से मार्केट खोले जाएं। बिल्कुल, तो अभिषेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि रमजान में अब 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे नमाज पढ़ने को लेकर के, और भीड़ में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। कल से रमजान की शुरुआत हो रही है और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में गाइडलाइंस जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि लोग घरों में ही नमाज पढ़ें।